नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना शंकर कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने अजमेर के चौहान वंश के बारे में हमने बातें की थी और हमने उसके संस्थापक अजयराज चौहान के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अजयराज के बाद में उसका पुत्र अर्णोराज अजमेर का राजा बना, उसके बारे में भी हमने एग्जाम की दृष्टिकोण को लेकर के चर्चा ही की थी। आज हम बातें करेंगे विग्रहराज चतुर्थ, जो अजमेर के चौहानों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों में स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए आप, विग्रहराज चतुर्थ, उसका शासन 1153 से 1163 तक। दोस्तों, विग्रहराज को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनको बीसल देव भी कहा जाता है। और 1153 ईस्वी में विग्रहराज ने अपने बड़े भाई जगदेव को पराजित किया और पराजित करके स्वयं अजमेर का राजा बन गया। क्योंकि दोस्तों, हमने अर्णोराज से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी और इस कारण वो अजमेर के चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो जनता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाई थी। तो विग्रहराज, जो उनका छोटा भाई था, उन्होंने जगदेव को पराजित किया, गद्दी से उसको हटाया और स्वयं अजमेर का राजा बन गया। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। और दोस्तों, यही कारण है कि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ पोइट। तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि कवि बांधव की उपाधि अजमेर के चौहान राजाओं में किसने धारण की थी? विग्रहराज ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक ने, जिनका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। और जयानक ने विग्रहराज अर्थात बिसल देव को कवि बांधव की उपाधि क्यों दी? क्योंकि विग्रहराज स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इस कारण जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। दोस्तों, की उनके दरबार में बहुत से बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, विग्रहराज की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी उनके दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से मिलती है और ये 1163 ईस्वी का है। पुनः देखिए, विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी हमें उनके दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से मिलती है और ये 1163 का है। इस अभिलेख के बारे में पूछा भी गया है कि शिवालिक अभिलेख कहां पर है? दिल्ली में है। और ये किस राजा का अभिलेख है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है। पुनः देखिए दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। 1153 में विग्रहराज ने पितृहंता अपने बड़े भाई जगदेव को पराजित किया और उसको गद्दी से हटा करके स्वयं अजमेर का राजा बन गया। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसी कारण पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान राजा की थी? विग्रहराज अर्थात बिसलदेव की। उनको ये उपाधि किसने दी? जयानक ने दी। और जयानक ने ये उपाधि इसलिए दी कि विग्रहराज स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी राजनीतिक उपलब्धियों का हमारे पास जानकारी का जो स्रोत है वो है दिल्ली का शिवालिक अभिलेख, और ये 1163 का है। ये विग्रहराज चतुर्थ का ही है। अब उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हम बातें करते हैं कि कौन कौन से विजय उन्होंने की, किस किस को उन्होंने पराजित किया। देखिए, तो शिवालिक अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है कि बिसलदेव का साम्राज्य, बिसलदेव का साम्राज्य दिल्ली से आगे सहारनपुर तक फैला हुआ था। सहारनपुर कहां पर है? यूपी में। यानी कि दिल्ली तो था ही था, दिल्ली तो उसके राज्य में थी, लेकिन दिल्ली से भी बहुत आगे सहारनपुर तक विग्रहराज चतुर्थ का राज्य फैला हुआ था। और जो पहली राजनीतिक उपलब्धि है उनकी वो यह है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा अमीर खुसरो शाह को, उनको हमीर भी के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। दूसरी देखिए, दिल्ली के तोमर वंशीय राजा, दिल्ली के तोमर वंशीय राजा तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर वंशी राजा तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया। और आपको बता दूं दोस्तों मैं कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला वह पहला चौहान राजा था और दिल्ली को सबसे पहले राजधानी भी उसी ने बनाई थी। इस बात की पुष्टि शिवालिक अभिलेख के अतिरिक्त बिजोलिया शिलालेख से भी होती है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला यह प्रथम चौहान राजा था और इसकी पुष्टि हमें कहां से होती है? इससे भी होती है, बिजोलिया शिलालेख से। तो बिसलदेव की साम्राज्य विस्तार और उसके राजनीतिक उपलब्धि की जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है? शिवालिक अभिलेख। और शिवालिक अभिलेख कहां पर है? दिल्ली में है। किसका है वो? विग्रहराज चतुर्थ का। तो पहली हमें जानकारी मिलती है कि बिसलदेव का साम्राज्य दिल्ली से आगे यूपी के सहारनपुर तक फैला हुआ था। राजनीतिक उपलब्धियों में पहली हम चर्चा की हमने कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के मुस्लिम शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। दूसरी हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज अर्थात बिसलदेव ने दिल्ली के तोमर वंशीय राजा तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला विग्रहराज प्रथम चौहान राजा था और इस बात की पुष्टि शिवालिक अभिलेख में तो लिखा ही है, लेकिन इसकी पुष्टि हमें बिजोलिया शिलालेख से भी होती है।
इसके अलावा दोस्तों बिसल देव ने गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को भी पराजित किया था। तीसरी देखिए, गुजरात के चोलू के राजा कुमारपाल को पराजित करके नाडोल, पाली और जालोर पर अधिकार कर लिया और अपने पिता की जो पराजय थी उसका बदला लिया। आपको पता है कि 1145 में माउंट आबू के पास कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया था। तो विग्रहराज ने गुजरात के चोलू के राजा कुमारपाल को पराजित करके नाडोल, पाली और जालोर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहान राजाओं का स्वर्ण काल माना जाता है। बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां भी हुई, बहुत सारे निर्माण कार्य भी हुए, बहुत सारे दरबार में ग्रंथ भी लिखे गए। तो पहला यहां से देखिए आप कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहान राजाओं का स्वर्णकाल माना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहान राजाओं का स्वर्णकाल माना जाता है। बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक गतिविधियां हुई, बहुत सारा विकास हुआ। यदि क्वेश्चन आता है कि किस चौहान राजा का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहान राजाओं का स्वर्णकाल माना जाता है। और दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव एक बहुत बड़ा विद्वान था। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में जो सबसे बड़ा विद्वान था वो था सोमदेव। ये राजकवि था विग्रहराज के दरबार का। और सोमदेव ने एक नाटक लिखा ललित विग्रह राज। ये एक नाटक है और इस नाटक में सोमदेव ने इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार का सबसे महान जो विद्वान था वो था कवि सोमदेव। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि था। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा और इस नाटक में एक जगह है इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव के मध्य प्रेम कहानी का वर्णन है। और दोस्तों सोमदेव ने एक और ग्रंथ लिखा, उसका नाम है कथा सरित सागर। ये ग्रंथ भी ललित सोमदेव का ही है। दोबारा देखिए दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान राजवंश में स्वर्णकाल माना जाता है।
उसके दरबार में सबसे बड़ा विद्वान था सोमदेव, जो विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि भी था। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। इस नाटक में इंद्रपुरी की राजकुमारी और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव के मध्य जो प्रेम कहानी थी उसका वर्णन मिलता है। बिसल देव के दरबार का दूसरा महान विद्वान था, वो देखिए कौन था, वो था नरपति नाहला। उसने भी एक ग्रंथ लिखा, देखिए कौन सा ग्रंथ लिखा। दूसरा विद्वान इसके दरबार का नरपति नाहला, और नरपति नाहला ने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। बिसल देव रासो, इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु देखिए। इस ग्रंथ में बिसल देव ने मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और बिसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार का दूसरा बड़ा कवि था या विद्वान था नरपति नाहला, और नरपति नाहला ने कौन सा ग्रंथ लिखा, बिसल देव रासो की रचना की। इस ग्रंथ में मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और बिसल देव के मध्य प्रेम कहानी का वर्णन है। दोस्तों, बिसल देव स्वयं भी एक विद्वान था, जैसे पहले मैंने बताया आपको। तो इन्होंने स्वयं ने भी हरिकेली नामक नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसल देव ने स्वयं ने भी कौन से नाटक की रचना की, हरिकेली नामक नाटक की रचना की। दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसके विषय वस्तु क्या है, भारवी के ग्रंथ किराता अर्जुनियम पर आधारित है। हरिकेली नाटक की विषय वस्तु भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनियम पर आधारित है। इस नाटक में महाभारत काल में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। महाभारत काल में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। दोबारा देखिए दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने भी हरिकेली नामक नाटक लिखा। इस नाटक की भाषा क्या है, संस्कृत है, और हरिकेली नाटक की जो विषय वस्तु है वो किस ग्रंथ पर आधारित है, भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनियम पर आधारित है। भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनियम पर इसकी विषय वस्तु आधारित है। इसमें किस चीज का वर्णन है, महाभारत काल में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो मल्ल युद्ध हुआ उस युद्ध का इसमें वर्णन है। अगला देखिए, चौथा इसमें क्या है, इस हरिकेली नाटक में विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं को
सूर्यवंशी बताया है। जब हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों पर चर्चा की थी, उस समय भी मैंने बताया था कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने हरिकेली नामक नाटक में स्वयं को क्या बताया, सूर्यवंशी। तो हरिकेली नाटक में विग्रहराज ने कहा कि मैं सूर्यवंशी हूं। पांचवी बात देखिए, इस नाटक की कुछ पंक्तियां, इस नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन, अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर खुदी हुई हैं और कुछ पंक्तियां इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर खुदी हुई। पुनः देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने भी हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। इस नाटक की भाषा संस्कृत है और इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो किस ग्रंथ से ली गई है, वो भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनीयम पर आधारित है। और इसमें महाभारत काल में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो मल्ल युद्ध हुआ था, उस युद्ध का इसमें वर्णन है। इस नाटक में विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं को सूर्यवंशी बताया है और इस नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर लिखी हुई हैं और कुछ पंक्तियां इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर खुदी हुई हैं। दोस्तों, राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए सिफारिश करने के लिए इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में इसी दौरान वहाँ पर उनका निधन हो गया। तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार ना तो वहाँ शव को जलाया जा सकता है और ना शव को समुद्र के रास्ते से लाया जा सकता था। इस कारण राजा राम मोहन राय को वहीं पर दफनाया गया और उनकी याद में इस ब्रिस्टल शहर में एक स्मारक बना हुआ है और इस नाटक की कुछ पंक्तियां इस स्मारक पर भी खुदी हुई हैं। क्वेश्चन आ गया कि हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा? उत्तर विग्रहराज चतुर्थ ने। हरिकेली नाटक की भाषा क्या है? संस्कृत है। हरिकेली नाटक में जो विषय वस्तु है वो किस पर आधारित है? भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनीय पर आधारित है। हरिकेली नाटक में किस चीज का वर्णन है? महाभारत काल में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक में स्वयं को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है। और यहां से भी क्वेश्चन आ गया है कि हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर के किस संस्था या किस स्थान पर लिखी हुई है? 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर। दूसरी, इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर में जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है वहां पर इस नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम 2.5 दिन के झोपड़े की। 2.5 दिन के झोपड़े की 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है वो आपको पता ही है, अजमेर में है। उसका निर्माण किसने कराया? देखिए, अच्छी कंसेप्ट है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है दोस्तों? यह है अजमेर में। इसके बारे में जो पहला तथ्य है वो देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी संस्कृत पाठशाला को
इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मोहम्मद गोरी के दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का तो देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी पाठशाला को तुड़वाकर मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी पाठशाला के अवशेषों पर इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। कला मर्मज्ञ प्रसी ब्राउन लिखते हैं कि यहां 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन जॉन मार्शल लिखते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। जॉन मार्शल लिखते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। तो कला मर्मज्ञ प्रसी ब्राउन ने तो लिखा है कि यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इस कारण इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 5वां देखिए, 2.5 दिन के झोंपड़े को 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं। 6वां देखिए, इसका नक्शा बनाया था अबू बकर ने। और 7वां देखिए, 2.5 दिन के झोंपड़े पर मुस्लिम संत पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। कर्नल टोड ने लिखा है, देखिए इसके बारे में, डॉक्टर कर्नल टोड ने लिखा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू शिव कला का प्राचीनतम परिष्कृत रूप है। तो डॉक्टर कर्नल टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में लिखा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम और परिष्कृत रूप है। पुनः देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जैसे क्वेश्चन आता कहां पर है? अजमेर में है। इस झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में, जहां 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वहां संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी पाठशाला को तुड़वाकर मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी पाठशाला के अवशेषों पर इसका निर्माण करवाया। कला मर्मज्ञ प्रसी ब्राउन ने कहता है कि यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। दूसरी तरफ सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पूछा जाता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का नक्शा किसने बनाया था? अबू बकर ने इसका नक्शा बनाया था। और यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े में मुस्लिम संत पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। और डॉक्टर कर्नल टोड ने लिखा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा
हिंदू स्थापत्य या शिल्प कला का प्राचीनतम और परिष्कृत रूप है। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, आप उसका जवाब देना। आपके सामने ऑप्शन भी होंगे। निम्न में से किस ग्रंथ या शिलालेख में, निम्न में से किस ग्रंथ या शिलालेख में बीसल देव को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है? क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ या शिलालेख में बीसल देव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है? ऑप्शन देखिए, हरिकेली नामक नाटक। दूसरा ऑप्शन देखिए, दिल्ली का शिवालेख अभिलेख। तीसरा ऑप्शन है ललित विग्रहराज नामक नाटक। और डी देखिए, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ में। क्वेश्चन देखिए दोबारा, निम्न में से किस ग्रंथ या शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है? हरिकेली नाटक जो उन्होंने स्वयं ने लिखा है, दिल्ली का शिवालेख अभिलेख ये भी विग्रहराज चतुर्थ का है, ललित विग्रहराज नामक नाटक ये सोमदेव ने लिखा है, और बीसल देव रासो ये नरपति नालह का है। तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा दिल्ली के शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इधर देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में, जो आज बीसलदेव कस्बा है, बीसलदेव कस्बा, और यहीं पर जो बीसलदेव बांध है, इन दोनों का निर्माण करवाया। तो विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में बीसलपुर गांव कस्बा है जो उसको बसाया, और बीसलदेव जो बांध है उस बांध का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। और आज बीसलदेव बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। बनास नदी को रोक करके इस बांध को अब बहुत बड़ा विस्तार दे दिया गया है। तो शिवालिक अभिलेख में इनको विष्णु का अवतार कहा गया है, और विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बीसलदेव कस्बा जो आज है उसको इन्होंने ही बसाया था, और बीसलदेव बांध का प्रारंभ में निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगला देखिए, क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार के किस विद्वान के कहने पर प्रत्येक
एकादशी 11 प्रत्येक एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगवा दी थी या प्रतिबंध लगवा दिया था। क्वेश्चन देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार के किस विद्वान के कहने पर प्रत्येक एकादशी 11 के दिन किसी भी प्रकार के पशुवध पर होने वाले पशुवध पर रोक लगवा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 सोमदेव, ऑप्शन नंबर बी नरपति नाहलय, ऑप्शन नंबर सी धर्मघोष, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, तो यहां उत्तर आएगा धर्मघोष कि अपने दरबारी विद्वान धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने प्रत्येक एकादशी के दिन होने वाले पशुवध पर प्रतिबंध लगवा दिया था या रोक लगवा दी थी धर्मघोष के कहने पर। आगे देखिए दोस्तों, एक विद्वान है किलहॉर्न विद्वान ने लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की समानता करता था या उनकी जैसे था विद्वता में। तो विद्वान किलहॉर्न ने लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की समानता करता था। तो दोस्तों, आज हमने विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब अगला जो है वो पढ़ेंगे हम सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान 1169 से 1169 से 1177 ईस्वी। सोमेश्वर चौहान देखिए दोस्तों, विग्रहराज की मृत्यु के बाद विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अपार गांगे राजा बना, लेकिन जगदेव के पुत्र, ध्यान देखना, ये वही पितृहंता है जगदेव जो अर्णोराज को, अपने पिता को इसने मारा था। जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने, जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने अपार गांगे की हत्या करके 1164 ईस्वी में स्वयं राजा बन गया। तो दोबारा देखिए,
विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अपार गांगे राजा बना 63 में। लेकिन जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपार गांगे की हत्या की करके 1164 ईस्वी में वो स्वयं अजमेर का राजा बन गए। 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु होने पर फिर सोमेश्वर चौहान राजा बना। यहां एक नोट और देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने मेनाल, और मेनाल कहां पर है? भीलवाड़ा में। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने भीलवाड़ा के मेनाल में सिंहवेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। पुनः देखिए दोस्तों, 1163 में विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अपार गांगे राजा बना। लेकिन 1164 में जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने अपार गांगे की हत्या करके वो स्वयं राजा बन गया। 1169 में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का भी निसंतान उनकी मृत्यु हो गई, कोई संतान नहीं थी, और इस प्रकार फिर सोमेश्वर चौहान राजा बना। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने भीलवाड़ा के मैनाल में सिंहेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया। सोमेश्वर कौन था देखिए, उसके आइडेंटिफाई करते हैं हम। सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का छोटा पुत्र था। और आपको याद होगा कि 1134 में गुजरात के शासक जयसिंह और अर्णोराज के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अर्णोराज की विजय हुई थी और संधि की शर्तों के अनुसार जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया था। और ये सोमेश्वर इसी अर्णोराज और कांचन देवी का पुत्र था। दूसरी आइडेंटिफाई, यह है विग्रहराज चतुर्थ का छोटा भाई था। ठीक है, और इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था कांचन देवी, जो गुजरात की थी। और यही कारण है कि सोमेश्वर का पालन पोषण उनके ननिहाल जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में हुआ था। सोमेश्वर का विवाह हुआ दिल्ली के तोमर वंशीय राजा अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसी सोमेश्वर और कर्पूरी देवी का बेटा था। तो सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का छोटा पुत्र
और विग्रहराज चतुर्थ का छोटा भाई था। इसकी माता का नाम कांचन देवी थी, जो गुजरात के चोलू की राजकुमारी थी। सोमेश्वर का पालन पोषण उनके ननिहाल चालू के राजा जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में हुआ। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर वंशीय राजा अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आगे देखिए। सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की पत्थर की मूर्तियां बनवाकर एक नवीन मूर्ति शैली को जन्म दिया। तो सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की पत्थर की मूर्तियां बनाई और मूर्ति कला की एक नवीन मूर्ति शैली को जन्म दिया। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है देखिए। इनकी मृत्यु हुई 1177 ईस्वी में। कैसे हुई देखिए। आबू का राजा था जैतर सिंह। कौन था? जैतर सिंह। जैतर सिंह का युद्ध हुआ गुजरात के चालू के राजा भीम द्वितीय के साथ। ठीक है। इस युद्ध में सोमेश्वर ने जैतर सिंह का सहयोग किया और कहते हैं कि भीम द्वितीय ने युद्ध भूमि में ही सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। दोबारा देखिए। सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की पत्थर की मूर्तियां बना करके मूर्ति कला की एक नवीन शैली को जन्म दिया। इसके बाद में फिर पत्थर की मूर्तियां राजाओं की बनना शुरू हो गई। इनकी मृत्यु हुई 1177 में। कैसे हुई? आबू का राजा जैतर सिंह और गुजरात के राजा भीम सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सोमेश्वर चौहान ने जैतर सिंह का सहयोग किया और युद्ध भूमि में ही भीम द्वितीय ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। और आगे चलकर यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चालुक्यों के मध्य संघर्ष का ये भी प्रमुख कारण था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने पिता सोमेश्वर की हत्या का बदला लेना चाहता था। ठीक है दोस्तों, हमने आज विग्रहराज चतुर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की, उसके बाद सोमेश्वर से की। अगला और अंतिम जो वीडियो होगा वो होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लेकर के, और ये चौहानों का जो था पार्ट है ये था दूसरा। अगले तीसरे पार्ट में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि 1192 के त्रायन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ता हुआ हार गया था, फिर उनकी हत्या कर दी गई और इसी के साथ चौहान अजमेर के चौहान वंश की भी समाप्ति हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।